हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है ग्रेविटेशन के अगले पार्ट को, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट वीडियो में मैंने मास एंड वेट का कंसेप्ट आपको बताया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एज यू नो, एक्सेलरेशन वर्ड से आप ऑलरेडी फैमिलियर होगे। अपने फर्स्ट चैप्टर में मोशन के अंदर में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने और भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रखा है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। देन आप लोगों ने फाइनली इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक्सेलरेशन ज़रूर पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, पर अभी जो हम एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ पर आप लोगों ने जो एक्सेलरेशन पढ़ा है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था डेल्टा वी बाई डेल्टा डी। बट यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंफ्यूज मत हो, वो वाला एक्सेलरेशन जो था उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज जब आती थी टाइम के साथ, तो हम कहते थे कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। और यहाँ पर जिस एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है द एक्सेलरेशन अंडर फ्री फॉल इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्री फॉल के दौरान जो भी बॉडी एक्सेलरेशन को अचीव करता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल जब भी होगा तो उस दौरान बॉडी जितना एक्सेलरेशन अचीव करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल देखते हैं क्या होता है। फ्री फॉल होता है when a body falls under the influence of gravitational force only, when a body falls under the influence of gravitational force of earth only, then the body is said to be in free fall। जब भी कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर वो फॉल करता है तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्री फॉल। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल जब करेगा कोई बॉडी तो इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कहने का क्या मतलब है? जैसे मैं यहाँ पर मैंने अर्थ को ड्रॉ किया है और मैं यहाँ पर किसी हाइट से मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ। एक ऊंची सी बिल्डिंग पर मैं एक ऊंची सी बिल्डिंग की छत से मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ। तो अब ये क्या होगा? बॉल जो होगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में ही गिर रहा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ इस समय एक ही फोर्स काम कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी और ये बॉल क्या होगा? अट्रैक्ट करने की वजह से अर्थ इसको अट्रैक्ट करी है, तो इसके कारण ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम फ्री फॉल बोलते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको समझना होगा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, जो लेयर ऑफ गैसेस। आपको मालूम है कि अर्थ के जो सराउंडिंग में क्या है? पूरी गैसियस इन्वेलप है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इस गैसियस इन्वेलप से क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी फॉल करती है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस काम करता है। एयर रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। अगर मैं इस बॉल को प्रैक्टिकली किसी बिल्डिंग की छत से अगर मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो इस बॉल के ऊपर एयर का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस फिनोमेना को हम फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। जब भी फ्री फॉल, हमारा जो फ्री फॉल है वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ जो है हमारा एटमॉस्फेयर होता है। जो गैशियस की जो लेयर होती है या जो गैशियस इन्वेलप होता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल करे। जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उस पर एयर ड्रैग काम करेगा। एयर ड्रैग कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर किसी ऊंची बिल्डिंग से अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं या किसी हाइट से हम किसी चीज़ को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। सपोज़ कर लो मैंने एक बॉल को मैं फेंक रहा हूँ किसी बिल्डिंग के छत से नीचे की तरफ, तो बॉल नीचे जाना चाहेगा, लेकिन एयर जो है, एयर इस बॉल को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। एयर ड्रैग काम करेगा इस पर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो स्काई डाइविंग होती है, हेलीकॉप्टर से या जब नीचे की तरफ जंप लगाता है डाइवर जो है, तो हवा का बहुत प्रेशर होता है उसके ऊपर,
पूरा चेहरा जो है वो हवा से मतलब आंखों से पूरा पानी आने लगता है। आपने ये यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी स्काई डाइविंग की। तो एयर ड्रैग काम करता है, बॉल नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और एयर जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, इसी को हम एयर ड्रैग बोलते हैं। बट जो हमारा फ्री फॉल होता है उसमें एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग नहीं होना चाहिए, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी जो है वो नीचे की तरफ अगर गिरेगी तो हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, वहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो एयर का जो फोर्स लग रहा था बॉल के ऊपर प्रैक्टिकली तो लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि गैसेस तो अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है। लेकिन फ्री फॉल क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए या कोई एयर ड्रैग नहीं होना चाहिए। आई होप आपको फ्री फॉल का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। यही चीज़ मैंने आप पे लिखी है, प्रैक्टिकली फ्री फॉल इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि भाई कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर हम नीचे थ्रो करेंगे या नीचे ड्रॉप करेंगे तो उस पर जाहिर सी बात है एयर रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है कि फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो वैक्यूम में ही वर्क करेगा। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है वेयर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ मैटर, जहाँ कोई मैटर की मौजूदगी नहीं है, मैटर या मैटर पार्टिकल्स बिल्कुल ही खाली। जैसे आप लोगों ने स्पेस, आपने सुना होगा स्पेस में ग्रेविटी वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो वो जो स्पेस है वो वहाँ पर हम कहेंगे कि वैक्यूम होता है, वहाँ पर कोई मैटर का पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है, कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिंपली समझो कि वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसा स्पेस वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ मैटर, जहाँ पर मैटर है ही नहीं, जहाँ पर मैटर नहीं होगा उस स्पेस को हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैक्यूम में हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप आपको फ्री फॉल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मैंने आपको फ्री फॉल बताया, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ बढ़ेगा या हम कह सकते हैं अर्थ की तरफ बढ़ेगा उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे हम देखते हैं अब अगला टॉपिक जो कि है फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की बात करी, इसका हम फार्मूला देखते हैं। तो किसी भी प्लैनेट के लिए या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फार्मूला होता है कैपिटल जी m अपॉन में r स्क्वायर। किसी भी प्लैनेट की बात कर लो या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की बात कर लो, चाहे मार्स की, जुपिटर की, किसी भी प्लैनेट की बात करो, अगर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी आपको ऑलरेडी पता है कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था, न्यूटन्स की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था कि जो कैपिटल जी होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम क्या है? जो भी प्लैनेट की आप बात कर रहे हो, जिस भी प्लैनेट की आप बात कर रहे हो उसका मास है। अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो तो वो अर्थ का मास होगा, या फिर अगर आप किसी और प्लैनेट की बात कर रहे हो तो वो उस प्लैनेट का मास होगा। एंड आर इज़ रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट की आप बात कर रहे हो उसका रेडियस है। आर क्या है? उसका रेडियस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m क्या है? उस प्लैनेट का मास जिसका आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो। r क्या है? उस प्लैनेट का रेडियस जिसका आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो हम अर्थ के लिए कैसे निकालेंगे? वी नो डैट, हमें मालूम है कि अर्थ का जो मास होता है, देखो अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 kg। जो भी अर्थ का मास होता है वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अगर आपको इसको ओपन करके लिखना है तो आप 6 लिखो और यहाँ पर जीरो लगाते जाओ। कितने ज़ीरोज़ लगाओगे? 24 ज़ीरोज़ लगाओगे।
ठीक है। 10⁻24 का मतलब क्या है कि 6 के आगे 24 ज़ीरोज़ आपको लगाने हैं। जैसे यहाँ पर 3 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके आपको 24 ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, 10 की पावर में हम ऐसे लिखते हैं 6 × 10⁻24 kg। तो ये हो गया हमारा अर्थ का मास। अब हम अर्थ के लिए जो है स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स है, हमें यही रखनी पड़ेगी हर केस में। अर्थ का मास मैंने आपको बताया कि 6 × 10⁻, कितना होता है 24 kg। अब हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो वो होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये आपको याद रखना है। अर्थ का रेडियस भी आपको मालूम होना चाहिए, आपको अर्थ का मास भी मालूम होना चाहिए। अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। ये मैंने आपको अर्थ का मास बताया। और अर्थ का रेडियस कितना होता है, जो भी हमारा अर्थ है, जो भी हमारा ये अर्थ मान लो, तो इसका रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं, सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में डालते हैं और देखते हैं स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आती है। तो मैंने कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। फार्मूला क्या था हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैपिटल जी m/r²। अब इस फार्मूले में हम सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कैपिटल जी मैंने यहाँ रख दिया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट भी आपको मालूम होनी चाहिए। यूनिट के साथ आप वैल्यूज़ को याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये देखो मैंने आपको m क्या बताया था, मास। तो अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। और r क्या बताया था मैंने आपको, रेडियस। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ r² है ना, r² का मतलब क्या होता है r × r, 2 बार रेडियस लिखना है, तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब आप इसको सॉल्व करो। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 10 की पावर्स देख के वो डर जाते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप डेसिमल नंबर को अलग कैलकुलेट करो। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो आप इसको और इसको एक साथ, इस वाले फिगर को और इस 6 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। और जो 10 की पावर्स में है उनको अलग कैलकुलेट करो। ये जो डेसिमल नंबर है इनको अलग कैलकुलेट करो, 10 की पावर्स को अलग कैलकुलेट करो। तो 6.67 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 40.02। अब 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, a⁻m/a⁻n अगर होता है तो ये होता है a⁻m-n। या हम ऐसे कहते हैं कि अगर 1/a⁻n है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे a⁻n को तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a⁻m × a⁻n, ये होता है a⁻m+n। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर -11 है, 10 की पावर 24 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 10 की पावर -11 प्लस कितना हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व कर लो, 24 में से 11 जाएगा, कितना आएगा 13। तो ये मैंने लिख दिया। तो सिंपल ये कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। आपको जो डेसिमल नंबर है उनको अलग कैलकुलेट करना होता है और जो 10 की पावर्स में है उनको अलग कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ऊपर वाली चीज़ को मैंने सॉल्व कर लिया, वो आया 40.02 × 10⁻13। ठीक है, अगर आप देखो तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। या अभी आपको यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। खैर आप यूनिट में मत जाओ, आप केवल यूनिट लिख करके लास्ट में एक्सेलरेशन की यूनिट लिख देना। ठीक है, 6.67 × 10⁻11 ये मैंने लिख दिया। फिर से समझते हैं इस चीज़ को। ये फार्मूला था हमारा, मैंने क्या किया, कैपिटल जी की वैल्यू रख दी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। एक्चुअली यूनिट के साथ अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, या आप ऐसे समझो, मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थ का मास मैंने आपको बताया था 6 × 10⁻24 kg होता है। अपॉन में क्या लिखना है हमको, रेडियस। रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला था कि इसको अलग सॉल्व कर लो, नंबर्स को अलग सॉल्व कर लो, 10 की पावर्स जो है उनको अलग सॉल्व करो। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 को और 6 को, तो ये हमारा आएगा 40.02।
और 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 13 अपॉन में क्या हो जाएगा। अब देखो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 दो बार लिखना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 एक बार, फिर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अगेन आप इन नंबर्स को एक साथ सॉल्व कर लो, 10 की पावर्स को एक साथ सॉल्व कर लो। 6.4 का मल्टीप्लाई 6.4 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40.96 और 10 की पावर 6 दो बार, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 12। अब मैं इसे अगर कैलकुलेट करूं तो ये 10 की पावर 12 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 1, और इसको अगर डिवाइड करूं तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.977। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारा इतना आएगा इसको सॉल्व करने पे। अब अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 9.77। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये एक्सेलरेशन है ना, तो फाइनली आपको एक्सेलरेशन का यूनिट तो पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आप सीधे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिख दोगे। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फाइनल जो हमारी यूनिट आएगी वो तो एक्सेलरेशन की ही होगी। फाइनल जो यूनिट आएगी वो एक्सेलरेशन की होगी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप सीधे लास्ट में इसको कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में डायरेक्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर वैल्यू आई है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप अपने बुक्स में देखोगे तो इसको 9.8 लिखते हैं। जो एक्यूरेट वैल्यू आती है ना वो 9.8 आती है। अगर आप लेबोरेटरी में इस चीज़ को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आती है, जो कि आप अपने हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो लैब में अगर मैं इस वैल्यू को निकालूँ तो ये आती है लगभग 9.8 के आसपास। ठीक है, तो आपके बुक में हो सकता है 9.8 मेंशन किया हो, पर अगर आप 9.77 तक भी ये वैल्यू लिख करके आते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक और यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए, अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना रख के सीधे जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। जी की वैल्यू हम 9.8 या 9.7 ये ना रख के जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। आगे मैं आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो इक्वेशंस लगती हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है ना, v = u + at, इसके अलावा s = ut + ½ at स्क्वायर, v² - u² = 2as। ये आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो ये सेम चीज़ हम ग्रेविटेशन में भी अप्लाई करते हैं। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो फ्री फॉल करने के दौरान भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पर भी ये इक्वेशंस लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो जी की वैल्यू होती है वो लेबोरेटरी में अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो 9.8 के अराउंड आती है, बट अपने कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर मैंने आप लिख के बताया है कि बट इन जनरल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो 10 लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हमने सॉल्व करके निकाला 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब आप इसको लैब में परफॉर्म करोगे इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप अपने हायर स्टैंडर्ड में 11th क्लास में डिस्कस करोगे। हाँ, 11th क्लास में आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करोगे, जिससे लैब आप वहाँ चेक करोगे प्रैक्टिकली कि जो जी की वैल्यू आप निकालोगे तो वो 9.8 आती है, लगभग इसके आसपास आएगी। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहते हैं तो हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। अर्थ के ऊपर हर जगह जी की वैल्यू 9.7 या 9.8 या 10 नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम अगले वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।